सॉलिड स्टेट क्लास नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पदार्थ की परिभाषा दी, ठोस अवस्था को पढ़ा, उसके कुछ गुणधर्म समझे, क्रिस्टलीय व क्रिस्टलीय ठोसों की व्याख्या की, क्रिस्टलीय ठोसों का उसके अंदर पाए जाने वाले बंधों के आधार पर वर्गीकरण किया, जैसे कि आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस, और उन ठोसों के गुणधर्मों की व्याख्या की। आज हम लोग इस चैप्टर में नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है क्रिस्टल जालक व एकक सेल। किसी क्रिस्टल में उसके अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन आपस में मिलकर जिस काल्पनिक त्रिविम विन्यास का निर्माण करते हैं उसे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। अब क्रिस्टल जालक को अगर समझना है तो तुम कोई भी ठोस सोच सकते हो। एक छोटा सा दाना NaCl का सोच लो, नमक का। नमक के छोटे से दाने में भी असंख्य सोडियम और क्लोरीन के कण उपस्थित होंगे। अगर उन सोडियम और क्लोरीन के कणों को हम परस्पर रेखाओं द्वारा जोड़ दें तो एक बड़ी जटिल त्रिविम संरचना का निर्माण होगा। एक बहुत ही उलझी हुई संरचना का निर्माण होगा। उस संरचना को हम कहते हैं त्रिविम विन्यास। आयनिक ठोस होंगे तो अवयवी कण आयन होंगे, सहसंयोजक ठोस में ये परमाणु होते हैं, ठीक है, जबकि आयनिक ठोसों में ये अणु होते हैं। धात्विक ठोस में भी आयन उपस्थित होते हैं। तो ये कण आपस में मिलकर जिस त्रिविम विन्यास का, जिस त्रिविम संरचना का निर्माण करते हैं, उस त्रिविम विन्यास को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। अब अगर तुम इसे समझना चाहो तो सोचो कि तुम्हारे पास मच्छरदानी है और तुम मच्छरदानी को एक दूसरे से जोड़ दो, मतलब उसको अच्छे से फोल्ड कर लो। अगर तुम मच्छरदानी को अच्छे से फोल्ड करोगे तो क्या होगा? जो मच्छरदानी के धागे हैं वो आपस में मिलकर एक बड़े ही उलझे से जाल का निर्माण करेंगे। उस जाल को हम क्या बोल सकते हैं? जालक। अब वो धागों का जाल है, पर ऐसा ही जाल अगर क्रिस्टल निर्माण करे तो उसे क्या पुकारेंगे? क्रिस्टल जालक। तो किसी ठोस में उसके अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन आपस में मिलकर जिस त्रिविम विन्यास का निर्माण करते हैं उस त्रिविम विन्यास को हम पुकारते हैं क्या? क्रिस्टल जालक। अब किसी क्रिस्टल जालक में पढ़ेंगे कि एकक सेल क्या है। एकक सेल क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग है जिसमें क्रिस्टल के लगभग सभी गुण मौजूद होते हैं। अभी अगर हम NaCl का उदाहरण लें तो NaCl को सूक्ष्मतम भागों में तोड़ने पर सोडियम और क्लोरीन के कण मिलेंगे। पर क्या सोडियम और क्लोरीन के कणों में सोडियम क्लोराइड जैसे गुणधर्म होते हैं? ऐसा नहीं। हम परमाणु की बात नहीं कर रहे हैं, हम एकक सेलों की बात कर रहे हैं। याद रखना, सोडियम के गुणधर्म जो हैं वो सोडियम क्लोराइड से भिन्न है। सोडियम क्लोराइड को पानी में डालो आसानी से घुल जाता है, बट सोडियम को अगर पानी में डालो तो वो एक विस्फोटक मिश्रण बनाता है। सोडियम पानी में डालकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और वो काफ़ी विस्फोटक है, उसमें आग लग सकती है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें तो वो उसकी गंध बड़ी तीक्ष्ण होती है, वह विषैली है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक, बहुत चीखते हैं अगर हम लोग उसको सूंघते हैं तो पर NaCl के साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। NaCl में तो कोई गंध ही नहीं होती और न ही वो जल के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है। तो सोडियम और क्लोरीन तक नहीं तोड़ना है। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल जालक को इतना विभाजित करना है, इतना विभाजित करना है कि वह सूक्ष्मतम भाग में विभाजित हो जाए और उसमें NaCl के गुणधर्म भी उपस्थित हों। तो उस सूक्ष्मतम भाग को हम क्या पुकारेंगे? एकक सेल। परिभाषा क्या है? क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जिसमें क्रिस्टल के सभी गुण उपस्थित हों एकक सेल कहलाता है। क्रिस्टल जालक एकक सेल का त्रिविम समुच्चय होता है। समुच्चय मतलब बेटा जब कोई चीज़ जुड़ता जाए और बड़ी चीज़ बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे? समुच्चय। जैसे विग बालों का समुच्चय है, ठीक है, वैसे ही समझो कि एकक सेल की पुनरावृत्ति से क्या बनेगा? क्रिस्टल जालक। एक और आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। कभी तुम लोग ईंटों की ढेरी देखे हो? ईंटों की ढेरी कंस्ट्रक्शन वर्क में हम देखते हैं, बहुत बड़ी ईंटों की ढेरी रखी हुई है। तो ईंटों की ढेरी को तुम समझना क्रिस्टल जालक, और अकेले एक ईंट को हम ले सकते हैं एकक सेल। अब क्या पुकार सकते हैं, क्या बोल सकते हैं?
ईंटों की पुनरावृत्ति से जिस त्रिविम संरचना का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? ईंटों की ढेरी। इसी तरह क्या बोल सकते हैं? एकक सेल की पुनरावृत्ति से जिस त्रिविम संरचना का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। ठीक इसी प्रकार ईंटों की ढेरी जिस मूल आकृति की पुनरावृत्ति से बनता है उसे क्या कहते हैं? ईंट। ठीक इसी तरह बोल सकते हैं क्रिस्टल जालक जिस मूल आकृति की पुनरावृत्ति से बनता है उसे क्या कहते हैं? एकक सेल। इस तरह हम लोग आसानी से एकक सेल और क्रिस्टल जालक को समझ सकते हैं। बेटा अब किसी एकक सेल की ज्यामिति को समझने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला विमाएँ और दूसरा अंतराफलक कोण। बेटा विमाएँ क्या है? विमाएँ किसी घनीय एकक सेल की तीन भुजाएं हैं। जैसे कि अभी हम लोग एक घनीय एकक सेल देख रहे हैं जिसमें अगर मैं तीन अलग अलग अक्ष ले लूँ, अगर AD के अनुदिश x अक्ष, AH के अनुदिश y अक्ष और AB के अनुदिश z अक्ष ले लें तो हम देखेंगे कि जो AD भुजा है इसकी लंबाई a है। न केवल AD भुजा की बल्कि HE भुजा, GF भुजा, BC भुजा, ये सभी भुजाएं a लंबाई के हैं। तो एक विमा हो गई इसकी a। y अक्ष के अनुदिश अगर हम देखें a से h की दूरी अगर b है तो ये न केवल a से h की दूरी है बल्कि ये d से e की भी दूरी है, ये c से f की भी दूरी है, ये b से g की भी दूरी है। इसी तरह से तीसरी विमा यहाँ पर है z अक्ष के अनुदिश, वो a और b के बीच की दूरी है। अगर वो c हो तो वो न केवल a और b के बीच की दूरी है बल्कि वो d और c के बीच की भी दूरी है, वो e और f के बीच की भी दूरी है और h और g के भी बीच की भी दूरी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी घन को बनाने के लिए हमें 12 रेखाओं की आवश्यकता होती है। 4 रेखाएं पड़ी होती हैं, 4 रेखाएं पड़ी होती हैं, 4 रेखाएं खड़ी होती हैं और 4 रेखाएं आड़ी होती हैं। अगर हम पड़ी रेखाओं को स्मॉल a लंबाई का ले लें, खड़ी रेखाओं को स्मॉल b लंबाई का ले लें और आड़ी रेखाओं को स्मॉल c लंबाई का ले लें तो इस तरह से एक घन बन जाएगा। ठीक है, तो एक एकक सेल को बनाने के लिए हमें इस तरह 12 भुजाओं की आवश्यकता होती है जिन्हें विमाएँ कहते हैं, जिनमें से सभी 12 भुजाओं में से प्रत्येक 4 भुजा एक ही लंबाई की होती है। a, b या c से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह अगला होता है अंतराफलक कोण। यहाँ किसी भी घनाकार आकृति को घनी एकक सेल को बनाने के लिए हमें 3 अंतराफलक कोणों की आवश्यकता होती है। एक को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पहले घन में देखें तो मैंने 2 ब्लू शेडिंग से 2 फलक बनाए हैं। देखो, एक हमें दिख रहा होगा फलक ABCD और दूसरा दिख रहा होगा ABGH। इन दोनों फलकों के बीच का कोण हम अल्फ़ा ले सकते हैं। अगर ये कोण अल्फ़ा है तो ये कोण भी अल्फ़ा होगा और इस तरह तुम बहुत सारे कोण देखोगे जो अल्फ़ा होंगे। ये 2 फलक के बीच का कोण है, इसे हम अंतराफलक कोण कहेंगे। इस तरह हम यहाँ देख सकते हैं 2 और फलक ABGH और दूसरा AHED। इनके बीच का कोण जो है हम इसे गामा से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर वो गामा है तो ये कोण भी क्या होगा? गामा। इसी तरह हम देखेंगे कि 2 और फलक ABCD और ADEH के बीच का कोण जो है उसको हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित कर सकते हैं और ये कोण भी क्या होगा? डेल्टा होगा। अच्छा, इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी घनाकार आकृति को बनाने के लिए हमें ज्यामिति के अनुसार 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो विमाएँ और दूसरी क्या होती हैं? अंतराफलक कोण। फलकों के मध्य के कोण को अंतराफलक कोण कहते हैं और विमाओं को हम लोग भुजाओं की लंबाई से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ज्यामिति के आधार पर हम घनी एकक सेल को कुछ 7 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं।
पहला देखेंगे घनीय एकक सेल। अब घनीय सेल किसे कहते हैं? एक ऐसा सेल जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और सारे अंतराफलक कोण 90 डिग्री के होते हैं, घनीय एकक सेल कहलाता है। इसके एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड और कॉपर हैं। ठीक इसी तरह से अगला प्रकार देखेंगे हम लोग द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष में क्या होंगी? दो भुजाएं समान होंगी किंतु तीसरी भुजा पहली दो भुजाओं के समान नहीं होगी। यहाँ भी तीनों अंतराफलक कोण जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो श्वेत 3, SnO2 और कॉपर सल्फेट हैं। अगला देखते हैं हम लोग विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग, कोई भुजा समान नहीं है। तो अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो A, B और C तीनों एक दूसरे के समान नहीं है, पर तीनों अंतराफलक कोण 90 डिग्री के हैं। बेटा नाम से ही स्पष्ट है, घनीय मतलब तीनों भुजाएं समान, द्विसम लंबाक्ष मतलब दो भुजाएं समान और तीसरी भुजा पृथक। विषम लंबाक्ष अगर हम देखेंगे तो तीनों के तीनों भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग। अगला देखेंगे तो ये विशेष है षटकोणीय। षटकोणीय में क्या होता है? दो भुजाएं समान होती हैं किंतु तीसरी भुजा पहली दो भुजाओं से भिन्न होती है। यहाँ दो कोण 90 डिग्री के होते हैं किंतु तीसरा कोण 120 डिग्री का होता है। इसके एग्जाम्पल ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड जैसे क्रिस्टल हैं। अगला देखेंगे त्रिसम नताक्ष। त्रिसम नताक्ष में देखेंगे तो तीनों समान है, तीनों भुजाएं भी समान है, तीनों अंतराफलक कोण भी समान है, पर यह ध्यान देने वाली बात है कि तीनों कोण जो हैं वो परस्पर समान तो हैं पर वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो ऐसे किसी क्रिस्टल घनीय सेल को हम क्या कहेंगे? त्रिसम नताक्ष, जिसे कि त्रिकोणी नाम से भी हम जानते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट और मर्क्यूरी सल्फाइड हैं। अगला देखेंगे एक नताक्ष। एक नताक्ष में तीनों भुजाएं एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती हैं, दो कोण 90 डिग्री के होते हैं पर तीसरा कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। इसमें एक एग्जाम्पल एक नताक्ष गंधक। बेटा तुम अगर चाहो तो विषम लंबाक्ष गंधक भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो विषम लंबाक्ष क्रिस्टल का। वैसे एक नताक्ष गंधक Na2SO4.10H2O, ये पूरा लिखेंगे Na2SO4.10H2O। ये पूरा का पूरा एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, एक जलयोजित लवण है जो एक नताक्ष क्रिस्टल को प्रदर्शित करेगा। अगला देखेंगे त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष में देखेंगे तो तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं, तीनों कोण भी भिन्न भिन्न होते हैं और तीनों में से कोई कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं त्रिनताक्ष। इसके एग्जाम्पल पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट .5H2O एक द्विक लवण है और H3BO3 बोरिक एसिड भी इसका एग्जाम्पल है त्रिनताक्ष का। अब बंध की प्रकृति और ज्यामिति के उपरांत हम कणों की क्रिस्टल में स्थिति, कणों की एकक सेल में स्थिति के आधार पर एकक सेल को विभाजित करेंगे, उसे वर्गीकृत करेंगे। एकक सेल को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, पहले आद्य या सरल घनीय सेल और दूसरा केंद्रित घनीय सेल। केंद्रित एकक सेल या केंद्रित घनीय सेल जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित। इन सब को समझते हैं। पहले देखते हैं आद्य या सरल घनीय सेल। एक ऐसा घनीय सेल जिसमें कण किनारों पर उपस्थित हो। अब एक घनीय सेल में कुल कितने किनारे हो सकते हैं? नो डाउट 8। तो इस तरह से अगर सभी किनारों में कण उपस्थित हों तो इसे आद्य या सरल घनीय सेल कहते हैं। सरल घनीय सेल को सिंपल क्यूबिक सेल भी कहते हैं, इसीलिए हम इसे SCC से प्रदर्शित करते हैं। बेटा ये शॉर्ट वर्ड जो हैं इन्हें याद रखना जरूरी है, ये कीवर्ड बहुत काम आएंगे। आगे देखें तो अंतः केंद्रित घनीय सेल। एक ऐसा घनीय सेल, अब घनी है तो किनारों में तो कण होंगे ही, पर किनारों के साथ साथ अगर केंद्र में भी एक कण हो तो ऐसे घनीय सेल को अंतः केंद्रित घनीय सेल कहते हैं। इसे इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं, इसीलिए इसे हम BCC से प्रदर्शित करते हैं। इसमें किनारों के साथ साथ केंद्र में भी एक कण उपस्थित होगा।
अगला देखते हैं फलक केंद्रित घनीय सेल। किनारों पर तो कण उपस्थित होंगे तभी ये घन बनेगा, तो घनीय सेल है। अब एक घनीय सेल जिसके किनारों के साथ साथ फलक पर भी कण उपस्थित हों। अब फलक बेटा देखो, ऊपर एक फलक है, नीचे एक फलक, अगल एक फलक है, बगल एक फलक, पीछे एक फलक है, आगे एक फलक। तो अगर किनारों के साथ साथ फलक पर भी कण उपस्थित हो तो ऐसे घनीय सेल को हम फलक केंद्रित घनीय सेल कहते हैं, और इसे इंग्लिश में फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं और FCC से प्रदर्शित करते हैं। अगला अंत केंद्रित घनीय सेल। कण किनारों पर तो होंगे तभी एक घनीय सेल है, पर अगर किनारों के साथ साथ कण विपरीत फलकों पर उपस्थित हों, कोई भी एक जोड़ा विपरीत फलक ले सकते हैं, अगर नीचे है तो ऊपर, तो हम इसको अंत्य केंद्रित घनीय सेल बोल सकते हैं। यहाँ न हो तो कण इधर भी हो सकता है, अगल और बगल, तब भी हम लोग इसे अंत्य केंद्रित घनीय सेल ही कहेंगे। इसके अलावे ये आगे और पीछे भी हो सकता है, इस केस में भी हम इसे अंत्य केंद्रित घनीय सेल ही कहेंगे। अभी मैं एक कण ऊपर और एक कण नीचे रख दे रहा हूँ, इसे अंत्य केंद्रित घनीय सेल या हम एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं, इसीलिए इसे ECC से प्रदर्शित करते हैं। तो घनीय सेल कणों की उपस्थिति के आधार पर 4 प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। एक तो साधारण, जिसे आद्य बोलते हैं, और ये तीनों केंद्रित घनीय सेल हैं। इसमें से पहला अंतः केंद्रित घनीय सेल, किनारों के साथ साथ कण केंद्र में भी। दूसरा, किनारों के साथ साथ कण फलक में भी, क्या कहेंगे, फलक केंद्रित घनीय सेल। अगला, किनारों के साथ कण विपरीत फलकों पर भी, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, अंत्य केंद्रित घनीय सेल। अब ज्यामिति व एकक सेल में कण की स्थिति के आधार पर हम ब्रेवे द्वारा दिए गए एकक सेलों का अध्ययन करेंगे। ब्रेवे ने विभिन्न क्रिस्टलों का अध्ययन करके ये पाया कि कुल 14 प्रकार के ब्रेविस जालक होते हैं। क्योंकि ब्रेवे ने ढूंढा था, इसीलिए इसे हम लोग ब्रेविस जालक भी कहते हैं। अब इनमें देखते हैं, पहला देखेंगे घनीय एकक सेल में 3 होते हैं, आद्य, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित। इसके अंत्य केंद्रित घनीय जालक हमको नहीं मिले। ठीक है, ऐसा अध्ययन करने पर हमें एक भी ऐसा घनीय जालक नहीं मिला जो अंत्य केंद्रित संरचना भी बनाता था। तो इस तरह से हमने माना कि घनीय जालकों की संख्या कितनी है, 3। पहला सरल घनीय सेल, दूसरा अंतः केंद्रित घनीय सेल और तीसरा फलक केंद्रित घनीय सेल। इसके बाद अगर हम देखें द्विसम लंबाक्ष जालक, तो द्विसम लंबाक्ष आद्य और अंतः केंद्रित मिले। इसके अंत्य केंद्रित और फलक केंद्रित घनीय सेल प्राप्त नहीं हुए, और विषम लंबाक्ष का देखने पर पता चला कि वो आद्य, अंत्य केंद्रित, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित, मतलब विषम लंबाक्ष में सभी प्रकार के घनीय सेल मिलते हैं। द्विसम लंबाक्ष में 2 और विषम लंबाक्ष में 4। अगर हम लोग एक नताक्ष जालकों की संख्या देखें तो एक नताक्ष में 2 मिलते हैं, एक आद्य और दूसरा अंत्य केंद्रित, तो इस तरह से 2। षटकोणीय का 1 और त्रिसम नताक्ष का 1 और त्रिनताक्ष का 1, टोटल 3। अब देखें, अगर टोटल हम लोग काउंट करेंगे कुल कितने ब्रेविस जालक हैं, तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। तो इस तरह से हमने पता किया कि कुल 14 प्रकार के ब्रेवे जालक पाए जाते हैं। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पहले बोर्ड में पूछा गया है, और कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि कुल ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो वो 14 होती है। बेटा ये ब्रेविस द्वारा अध्ययन से पता चला क्रिस्टलों का कि कौन कौन से क्रिस्टल पाए जाते हैं और कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं। तो घनीय में केवल 3 पाए जाते हैं, सरल घनीय सेल और अंतः केंद्रित घनीय सेल और फलक केंद्रित घनीय सेल, पर उसका अंत्य केंद्रित नहीं मिलता। ठीक, द्विसम लंबाक्ष में 2 मिलते हैं, एक सरल घनीय सेल और दूसरा हम देखते हैं उसमें अंतः केंद्रित घनीय सेल। विषम लंबाक्ष के 3 प्राप्त हो जाते हैं, 4 प्राप्त हो जाते हैं, सरल घनीय सेल, अंतः केंद्रित घनीय सेल, अंत्य केंद्रित घनीय सेल और फलक केंद्रित घनीय सेल।
एक नताक्ष में 2 सरल घनीय सेल और अंतःकेंद्रित घनीय सेल, ठीक, षटकोणी का 1, त्रिसम नताक्ष का 1 और त्रिनताक्ष का 1, कुल मिलाकर के 14 ब्रेविस जालक होते हैं। बेटा अगला टॉपिक है एकक सेल में अवयवी कणों की संख्या। किसी भी घनीय एकक सेल में हम देखते हैं कि 4 चीजें होती हैं, एक किनारा, दूसरा कोर, तीसरा फलक और चौथा केंद्र। अभी अगर एक घनीय सेल ले लें तो हम देख रहे हैं कि इसके किनारे हैं ये। अब बेटा कुल कितने किनारे होते हैं एक घनीय सेल में, तुम अभी काउंट कर लिए होगे कितने, 8। कोर, 2 किनारों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, कोर। अब देखेंगे तो कुल कितने कोर हैं, 1 2 3 4, 4 खड़े कोर हैं, 1 2 3 4, 4 आड़े कोर हैं, 1 2 3 और 4। हम देखेंगे तो 4 जो हैं क्या हैं, पड़े कोर हैं। तो कुल मिलाकर के 4 धन 4 धन 4, कुल कोरों की संख्या कितनी होती है, 12। तो कोर होंगे 12, किनारे होते हैं 8। अगर हम फलक देखने बैठे तो कोई भी 4 कोर आपस में मिलकर बनाते हैं फलक। जैसे कि एक फलक है तो एक नीचे फलक है, उसके साथ एक ऊपर भी फलक है, एक अगल फलक है तो उसके साथ एक बगल फलक भी है, और इसके साथ अगर हम देखें तो एक पीछे फलक है, ये देखो, तो एक ठीक आगे का भी फलक है ये। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो फलकों की संख्या कितनी होती है, 6। बट बेटा केंद्र अगर हम देखें तो घनीय एकक सेल में केंद्र वो प्रत्येक बिंदु है जो घन के अंदर है। एक अकेला केंद्र नहीं होता, एक से अधिक केंद्र भी संभव है। अगर हम लोग घन के अंदर इन बिंदुओं के लिए कणों की संख्या की गणना करें तो ये सभी केंद्र पर हैं ऐसे कहलाएंगे। अब बेटा अगला टॉपिक है किनारे पर स्थित कण का एकक सेल में हिस्सा। अब अगर हम लोग कणों की संख्या एकक सेल के अंदर गिनना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग को हर जगह पर स्थित कण के लिए हिस्सेदारी की गणना करनी पड़ेगी। अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक जटिल संरचना देख रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर अगर एक छोटे एकक सेल को चिन्हित कर लें, दिख रहा है बेटा, तो इस तरह से ये एक छोटा सा घनीय एकक सेल है। इसके साथ इसके बगल में एक और घनीय एकक सेल हम देख पाएंगे, ये दूसरा हुआ। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक तीसरा घनीय सेल भी हम देख पाएंगे, ये तीसरा हुआ, और उससे जुड़ा हुआ एक और घनीय एकक सेल हम देख पाएंगे, ये चौथा हुआ। 4 घनीय सेल नीचे, और ठीक इसी प्रकार से 5 6 7 और 8 एकक सेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब अगर हम इस बिंदु की कल्पना करें, इस बिंदु की, तो इस बिंदु को देखें तो ये 8 घनों में है, 1 2 3 and 4 और 5 6 7 and 8। अगर कोई कण इस बिंदु पर है तो वो 1 नंबर के घनीय एकक सेल के किनारे पर है। अगर इस कण को देखें तो ये एक साथ कितने एकक सेल में है, 8। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि किनारे पर स्थित कण एक साथ 8 घनीय सेलों में स्थित है,
अतः 8 घनों में कणों की संख्या अगर देखें तो 1 है किनारे पर, अतः एक घनीय सेल में कण का भाग निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1/8, 1/8वां हिस्सा। अब अगर तुम एक तरबूज इमेजिन करो, तरबूजों का मौसम है अभी, अगर तरबूज इमेजिन करो और उसको 8 बराबर भागों में काटो। एक तरबूज है समझो, ऐसे काटे, 2 भाग हुए, ऐसे काटे, 4 भाग हुए, 2 भाग को। अब अगर हम लोग उसको इस तरह काट दें तो 8 भाग होंगे और एक हिस्सा जैसा दिखाई देगा किसी एकक सेल में किनारे पर स्थित कण का वही भाग उस तरह का शेष बचेगा। अब आगे पढ़ेंगे बेटा, कोर पर स्थित कण का एकक सेल में भाग या हिस्सा। अब इसको समझने के लिए हम इस ज्यामिति को देखते हैं। यहाँ बेटा हम देख रहे हैं कि ये जो किनारे हैं ये आपस में मिलकर एक घन बना रहे हैं। ठीक इससे जुड़ा हुआ अगर इन किनारों को हम देखें तो ये दूसरे घन की रचना कर रहे हैं। इनसे जुड़े हुए अगर हम इस घन को देखें तो ये तीसरा है और उससे जुड़ा हुआ हम देखें तो ये जो किनारे हैं ये आपस में मिलकर के चौथा घन बना रहा है। यहाँ जो ये कोर है ये घन 1, घन 2, घन 3, घन 4 सभी के लिए कॉमन कोर है। अब अगर सोचो कि यहाँ कोई कण उपस्थित हो तो ये एक साथ इन चारों घनों में उपस्थित होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि 4 एकक सेल में उपस्थित कण की संख्या बराबर है 1, अतः एक एकक सेल में उपस्थित कणों की संख्या कितनी होगी 1/4। इसका मतलब 1/4 भाग जो है वो एक घन में उपस्थित होगा। तो अगर तुम एक तरबूज लो और उसे 4 बराबर भागों में काटो ऐसे और ऐसे, तो जो 1/4 हिस्सा बचेगा कुछ उस तरह का नजर आएगा ये हिस्सा। तो अगर कोई कण कोर में स्थित है तो उसका केवल 1/4 हिस्सा ही एकक सेल के अंदर उपस्थित होगा। बेटा अगला टॉपिक है फलक पर स्थित कण का एकक सेल के अंदर हिस्सा। अब अगर देखें तो यहाँ 2 घन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। एक घन ये है और दूसरा घन कुछ इस तरह। अभी जो मैंने स्काई साइडेड कर दिया है वो एक फलक हम लोगों को दिख रहा है उभयनिष्ठ है। अगर कोई कण इस उभयनिष्ठ फलक पर उपस्थित हो तो उसका आधा भाग एक घन में होगा और आधा भाग दूसरे घन में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूँकि 2 एकक सेल में स्थित कणों की संख्या बराबर 1, अतः एक एकक सेल में स्थित कणों की संख्या होगी 1/2। तो अब यहाँ से क्लियर होता है कि अगर कोई कण फलक पर हो तो उसका आधा हिस्सा एकक सेल के अंदर होता है। अंत में अगर हम ये डिस्कस करें कि अगर कोई कण किसी घनीय एकक सेल के केंद्र पर हो, मतलब उसके अंदर हो, तो उसका कितना हिस्सा अंदर होगा, तो उसका पूरा ही हिस्सा अंदर होगा। अगर पूरा हिस्सा अंदर है तो उसे 1 बोलेंगे। तो अगर कोई कण केंद्र में है तो उसका पूरा हिस्सा 1, अगर फलक में है तो उसका आधा हिस्सा 1/2,
अगर कोर पर है तो उसका चौथाई हिस्सा 1/4 और अगर किनारे पर है तो उसका 1/8वां भाग एकक सेल के अंदर होता है। अब बेटा आगे पढ़ते हैं। किसी सरल घनीय सेल में कणों की कुल संख्या। अगर हम ये गणना करना चाहें तो हमें पता है कि एक सरल घनीय सेल में कण केवल किनारों पर उपस्थित होते हैं। तो कुल कितने किनारे होते हैं? 8। और हमें पता है कि अगर हम एक किनारे पर कण का हिस्सा कैलकुलेट करें तो वो कितना होता है? 1/8। अतः कणों की कुल संख्या को अगर हम n से प्रदर्शित करें तो n बराबर होगा कणों की संख्या गुणा हिस्सा। तो किनारे पर स्थित कुल कणों की संख्या है 8 और उसका हिस्सा होता है 1/8। मतलब एक सरल घनीय सेल में कुल कितने कण उपस्थित होते हैं? 1। अब अगला देखते हैं, अंतः केंद्रित घनीय सेल में कणों की संख्या। अब एक अंतः केंद्रित घनीय सेल अगर बनाएं तो इसमें कण न केवल किनारों पर उपस्थित होते हैं बल्कि केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। तो अगर इसके कुल कणों की संख्या हम n ज्ञात करना चाहें तो वो होगा किनारों पर स्थित कणों की संख्या धन केंद्र पर स्थित कणों की संख्या। और हमें पता है कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? किनारों पर कणों की संख्या गुणा हिस्सा और केंद्र पर उपस्थित कणों की संख्या गुणा हिस्सा करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ हम निकालें तो किनारों कुल कितने किनारे हैं? 8 और प्रत्येक हिस्से पर कण कितने हैं? 1/8। और केंद्र कितना है? केंद्र पर कण कितना है? 1 और केंद्र का हिस्सा कितना होता है? 1। तो इस तरह से कुल कितने कण उपस्थित होंगे किसी अंतः केंद्रित घनीय सेल में? 2। बेटा आगे देखेंगे, अंत्य केंद्रित घनीय सेल में कणों की कुल संख्या। अब अगर हम लोग अंत्य केंद्रित घनीय सेल में कणों की संख्या निकालें तो अंत्य केंद्रित घनीय सेल में भी पहले कण किनारों पर उपस्थित होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर विपरीत फलकों पर भी उपस्थित होंगे। तो अगर हम कणों की कुल संख्या ज्ञात करना चाहें n, तो ये क्या होगा? किनारों पर स्थित कणों की कुल संख्या धन फलक पर उपस्थित कणों की कुल संख्या। अब हमें क्या करना है? अगर कणों की कुल संख्या की गणना करनी है तो कणों की संख्या से उसके हिस्से का गुणा करना पड़ता है। तो किनारे पर कुल कण कितने हैं? 8 और प्रत्येक किनारे पर स्थित कण का कितना हिस्सा अंदर होगा? 1/8। और फलक पर कितने कण हैं? 2 और फलक पर स्थित कण का कितना हिस्सा अंदर होता है? 1/2। तो इस तरह से यहाँ पर कुल कणों की संख्या कितनी होगी? 2। अब बेटा देखेंगे फलक केंद्रित घनीय सेल में कणों की कुल संख्या। फलक केंद्रित घनीय सेल में कणों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक फलक केंद्रित घनीय सेल बना लेते हैं। इसमें किनारों पर तो कण होते ही हैं पर सभी फलकों पर भी कण उपस्थित होते हैं। तो कुल कितने फलक होते हैं? 6। एक ऊपर, एक नीचे, एक अगल, एक बगल, एक पीछे और एक आगे। तो कुल मिलाकर के 6 फलक हैं। तो अगर इसमें हम लोगों को कणों की कुल संख्या की गणना करनी है n बराबर क्या होगा? किनारों पर स्थित कणों की संख्या, कणों की कुल संख्या धन फलक पर स्थित
कणों की कुल संख्या। और ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कणों की संख्या में हिस्सा का गुणा करना पड़ता है। तो किनारों पर कितने कण हैं, 8, प्रत्येक का हिस्सा कितना है, 1/8। कुल कितने फलक होते हैं बेटा, 6, और प्रत्येक का हिस्सा कितना होता है, 1/2। तो इस तरह से हम देखेंगे 1 और 3 4। तो एक फलक केंद्रित घनीय सेल में कुल कणों की संख्या कितनी होती है, 4। इस तरह तुम ध्यान रखोगे कि एक सरल घनीय सेल में कणों की कुल संख्या 1, एक अंतः केंद्रित घनीय सेल में कणों की संख्या 2, एक अंत्य केंद्रित घनीय सेल में कणों की संख्या 2 और एक फलक केंद्रित घनीय सेल में कणों की संख्या 4 होती है।